दोस्तों, डेट है 2 दिसंबर 1804। पेरिस, नोट्रे-डेम कैथीड्रल। हजारों लोगों की भीड़ है। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी पोप पायस सेवेंथ रोम से चलकर पेरिस आया है। वो हाथ में एक ताज यानी क्राउन लेकर खड़ा है। वो ताज एम्परर के सर पर रखने वाला है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। वो आदमी जो एम्परर बनने वाला है, वो पोप के हाथ से ताज छीन लेता है और वो खुद अपने हाथ से वो ताज अपने सर पर पहन लेता है। वो दुनिया को मैसेज देता है, मुझे ये ताज भगवान ने नहीं दिया, मुझे ये ताज मेरी तलवार ने दिया है। वो आदमी था नेपोलियन बोनापार्ट। सिर्फ 10 साल पहले वो एक गरीब सोल्जर था जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे। वो फ्रांस का रहने वाला भी नहीं था, वो एक आउटसाइडर था। उसकी एक्सेंट मजाकिया थी, लेकिन उसने ऐसी विल पावर दिखाई कि पूरा यूरोप उसके कदमों में आ गया। लोग कहते हैं वो मॉन्स्टर था, लोग कहते हैं वो हीरो था, लेकिन सच ये है कि वो हिस्ट्री खुद था। उसने कहा था, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में होता है। आज हम उस दिमाग के अंदर जाएंगे जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। हम रशिया की बर्फ में चलेंगे और इजिप्ट के रेगिस्तान में। ये कहानी एम्बिशन की है। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द कॉर्सिकन आउटसाइडर, द बॉय विद द फनी एक्सेंट। नेपोलियन का जन्म 1769 में कॉर्सिका आइलैंड पर हुआ। कॉर्सिका पहले इटली का हिस्सा था, लेकिन नेपोलियन के पैदा होने से कुछ महीने पहले फ्रांस ने उसे खरीद लिया था। इसलिए नेपोलियन खून से इटालियन था, लेकिन कागज पर फ्रेंच। उसका परिवार गरीब था। 9 साल की उम्र में उसे फ्रांस भेजा गया, मिलिट्री स्कूल में, ब्रियेन। वहां उसका नरक शुरू हुआ। फ्रांस के अमीर बच्चे, एरिस्टोक्रेट्स, उसका मजाक उड़ाते थे। देखो इस कॉर्सिकन को, इसे फ्रेंच बोलनी नहीं आती, ये जंगली है। नेपोलियन अकेला रहता था। वो लाइब्रेरी में घुस जाता और अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर की कहानियां पढ़ता। उसने सोचा, तुम आज मेरा मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन मैं तुम सबका मालिक बनूंगा। वहां से उसके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ। और दोस्तों, याद रखना, एक कॉम्प्लेक्स वाला आदमी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे खुद को प्रूव करना होता है। चैप्टर 2, द सीज ऑफ टूलॉन, द फर्स्ट स्पार्क। 1793 फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था। किंग को मार दिया गया था। पूरा यूरोप फ्रांस पर हमला कर रहा था। फ्रांस का एक शहर टूलॉन अंग्रेजों के कब्जे में था। फ्रेंच आर्मी उसे वापस नहीं ले पा रही थी। वहां एक 24 साल का कैप्टन पहुंचा, नेपोलियन। वो आर्टिलरी का ऑफिसर था। जनरल्स पुराने दिमाग के थे। नेपोलियन ने मैप देखा और कहा, हमें शहर पर हमला नहीं करना है, हमें उस पहाड़ी ला एग्युलेट पर कब्जा करना है। वहां से हमारी तोपें सीधा ब्रिटिश शिप्स को निशाना बनाएंगी। जनरल्स हंसे, ये बच्चा हमें सिखाएगा। लेकिन नेपोलियन ने जिद की। वो खुद लड़ाई में कूद गया। उसे पैर में गोली लगी, बेयोनेट वुंड, लेकिन उसने वो पहाड़ी जीत ली। वहां से जब तोपों ने आग बरसाई तो ब्रिटिश शिप्स को भागना पड़ा। टूलॉन आजाद हो गया। रातों रात 24 साल का नेपोलियन जनरल बन गया। चैप्टर 3, द ब्रिज ऑफ आर्कोले, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जनरल बनने के बाद उसे इटली भेजा गया। वहां फ्रेंच आर्मी की हालत खराब थी। सोल्जर्स के पास जूते नहीं थे, कपड़े फटे हुए थे, खाना नहीं था। वो लड़ने से मना कर रहे थे। नेपोलियन वहां पहुंचा। वो छोटा था, पतला था, लेकिन उसने सोल्जर्स की आंखों में देखा और कहा, सोल्जर्स, तुम नंगे हो, भूखे हो। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर मैदानों में ले जाऊंगा। वहां तुम्हें इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सोल्जर्स में बिजली दौड़ गई। वो इटली में तूफान की तरह घुसा। द बैटल ऑफ आर्कोले एक पुल था जिसे फ्रेंच आर्मी पार नहीं कर पा रही थी। ऑस्ट्रियंस गोलियां बरसा रहे थे। सारे ऑफिसर्स डर गए। नेपोलियन ने झंडा उठाया और अकेला ब्रिज पर दौड़ गया, गोलियों की बारिश में। उसे देखकर पूरी आर्मी ब्रिज पर दौड़ पड़ी। उसने वो जंग जीत ली। लोगों ने कहा, यह आदमी बुलेट प्रूफ है। चैप्टर 4, द पिरामिड्स, 40 सेंचुरीज लुक डाउन। इटली जीतने के बाद नेपोलियन की नज़र इजिप्ट पर गई। वो ब्रिटेन का रास्ता रोकना चाहता था, इंडिया जाने वाला। वो 35,000 सोल्जर्स और 16 साइंटिस्ट लेकर इजिप्ट गया। रोजेटा स्टोन वहीं मिला था। द बैटल ऑफ द पिरामिड्स। सामने मामलुक वॉरियर्स थे,
तलवारबाज। नेपोलियन ने देखा कि वो घुड़सवार हैं, कैवलरी। उसने अपनी आर्मी को स्क्वायर्स में खड़ा किया। जब घोड़े आते तो वो स्क्वायर के चारों तरफ से गोलियां खाते। जंग शुरू होने से पहले नेपोलियन ने पिरामिड्स की तरफ इशारा किया और कहा, सोल्जर्स, याद रखना, इन पिरामिड्स के ऊपर से 40 सदियां तुम्हें देख रही हैं। उसने इजिप्ट जीत लिया, लेकिन समुद्र में ब्रिटिश नेवी के एडमिरल होराशियो नेल्सन ने नेपोलियन के शिप्स ढूंढ लिए। बैटल ऑफ द नाइल। नेपोलियन के सारे जहाज डूब गए। वो इजिप्ट में फंस गया, लेकिन नेपोलियन ने हार नहीं मानी। वो वहां से चुपचाप एक छोटी नाव में भागकर फ्रांस वापस आ गया और फ्रांस में उसे हीरो की तरह वेलकम किया गया। चैप्टर 5 द कू ऑफ 18 ब्रूमेर, आई एम द स्टेट। 1799 फ्रांस की सरकार, द डायरेक्टरी, करप्ट थी। लोग परेशान थे। नेपोलियन वापस आया। उसने सोचा, अब पावर लेने का वक्त आ गया है। 9 नवंबर 1799 नेपोलियन पार्लियामेंट में घुसा। पॉलिटिशियंस ने चिल्लाया, आउटलॉ, डिक्टेटर, इसे मार दो। लोगों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन नेपोलियन के सोल्जर्स अंदर आ गए। उन्होंने पॉलिटिशियंस को खिड़कियों से बाहर फेंक दिया। नेपोलियन ने ऐलान किया, द रेवोल्यूशन इज ओवर, आई एम द रेवोल्यूशन। वो फ्रांस का फर्स्ट कॉन्सल बन गया। 30 साल की उम्र में वो फ्रांस का राजा बिना ताज के बन चुका था। चैप्टर 6 द सन ऑफ ऑस्टरलिट्ज, मास्टरपीस। पूरा यूरोप, रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर फ्रांस को खत्म करना चाहता था। बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज ये नेपोलियन का मास्टरपीस है। मिलिट्री स्कूल्स में आज भी पढ़ाया जाता है। नेपोलियन के पास 68,000 सोल्जर्स थे, दुश्मन के पास 90,000 थे। नेपोलियन ने एक ट्रैप यानी जाल बिछाया। उसने अपनी आर्मी के राइट विंग यानी दाएं हिस्से को कमजोर दिखाया। उसने चाहा कि दुश्मन वहां हमला करे। रशियन और ऑस्ट्रियन एम्परर्स ने सोचा, नेपोलियन कमजोर है, अटैक। वो नेपोलियन के राइट विंग पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी सेंटर यानी बीच की जगह खाली छोड़ दी। नेपोलियन यही चाहता था। वो पहाड़ी पर छुप कर बैठा था। जैसे ही दुश्मन ने सेंटर छोड़ा, नेपोलियन ने इशारा किया, वन शार्प ब्लो एंड द वॉर इज ओवर। फ्रेंच आर्मी तूफान की तरह नीचे उतरी और दुश्मन के सेंटर को तोड़ दिया। दुश्मन की आर्मी बर्फ की झील यानी फ्रोजन लेक पर भागी। नेपोलियन ने तोपों से बर्फ तोड़ दी। हजारों सोल्जर्स ठंडे पानी में डूब गए। सूरज ढलने तक नेपोलियन यूरोप का मालिक बन चुका था। इसे द सन ऑफ ऑस्टरलिट्ज कहा जाता है। चैप्टर 7 द कोड नेपोलियन, मोर देन अ वॉरियर। लोग सोचते हैं नेपोलियन सिर्फ लड़ता था, गलत। नेपोलियन का असली काम टेबल पर था। उसने फ्रांस के लॉज रीराइट किए, द नेपोलियनिक कोड। पहले लॉज अलग अलग थे, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। नेपोलियन ने कहा, लॉ सबके लिए बराबर होगा। मेरिटोक्रेसी, जॉब उसकी जो काबिल हो, न कि उसकी जो अमीर हो। रिलीजियस फ्रीडम, प्रॉपर्टी राइट्स। उसने कहा था, मेरी जीत भूल जाएगी, वाटरलू मिटा देगा, लेकिन मेरा कोड हमेशा जिंदा रहेगा। आज भी यूरोप और लैटिन अमेरिका के लॉज नेपोलियनिक कोड पर बेस्ड हैं। चैप्टर 8 द रशियन हेल, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। नेपोलियन अब एरोगेंस में अंधा हो चुका था। रशिया ने उसका ऑर्डर मानने से मना कर दिया। नेपोलियन ने कहा, मैं रशिया को सबक सिखाऊंगा। उसने हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्मी बनाई, ला ग्रांड आर्मी, 600,000 सोल्जर्स। वो रशिया में घुसा, लेकिन रशियंस ने लड़ा ही नहीं। वो पीछे हटते गए, रिट्रीट, और जाते जाते वो अपने ही गांव, अपने ही खेत जलाते गए। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। नेपोलियन की आर्मी को खाना नहीं मिला। नेपोलियन मॉस्को पहुंचा। उसे लगा रशिया सरेंडर करेगा, लेकिन रशियंस ने मॉस्को शहर को आग लगा दी। नेपोलियन जलते हुए मॉस्को में बैठा रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन जार का लेटर नहीं आया। और फिर आया जनरल विंटर। रशिया की सर्दी शुरू हुई, -30 डिग्रीज। नेपोलियन को वापस लौटना पड़ा। वो रिट्रीट नर्क था। सोल्जर्स ठंड से मर गए। घोड़े मर गए तो सोल्जर्स ने उनका कच्चा मांस खाया। 600,000 में से सिर्फ 90,000 वापस आए। नेपोलियन की आर्मी खत्म हो गई थी। ये बिगिनिंग ऑफ द एंड था। चैप्टर 9 द 100 डेज, वन लास्ट गैम्बल। 1814 में नेपोलियन हार गया। उसे पकड़कर एल्बा आइलैंड पर भेज दिया गया, एग्जाइल। दुनिया ने सोचा चैप्टर खत्म, लेकिन शेर पिंजरे में बंद नहीं रह सकता। फरवरी 1815 नेपोलियन छोटी नाव में भागा। फ्रांस वापस आया। फ्रांस के नए किंग ने नेपोलियन को रोकने के लिए 5th रेजिमेंट भेजी। रास्ते में नेपोलियन अकेला खड़ा हो गया। उसके सामने 1000 बंदूकें थीं।
नेपोलियन ने अपना कोट खोला, अपनी छाती दिखाई और चिल्लाया, सोल्जर्स ऑफ द फिफ्थ, आई एम योर एम्परर। इफ देर इज एनी मैन अमंग यू हु वुड किल हिज एम्परर, हेयर आई एम। सन्नाटा छा गया। फिर एक सोल्जर ने बंदूक नीचे की, फिर सबने। वो चिल्लाए, वीव लेम्पेरर, लॉन्ग लिव द एम्परर। वो आर्मी जो उसे मारने आई थी वो उसके साथ मिल गई। नेपोलियन बिना एक गोली चलाए वापस पेरिस पहुंच गया। किंग भाग गया। चैप्टर 10, वॉटरलू, द सनसेट। 18 जून 1815, वॉटरलू, बेल्जियम। नेपोलियन का आखिरी दिन। सामने ब्रिटिश आर्मी थी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। साइड से प्रशियन आर्मी आ रही थी, ब्लूचर। नेपोलियन बीमार था, हेमरॉइड्स यानी पाइल्स। वो घोड़े पर बैठ नहीं पा रहा था। उसने गलती की, उसने अटैक लेट शुरू किया, जमीन सूखने का इंतजार किया। वेलिंगटन ने डिफेंस किया। शाम होते होते प्रशियन आर्मी आ गई। नेपोलियन की आर्मी घिर गई। उसके एलीट सोल्जर्स, द ओल्ड गार्ड, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी, वो आखिरी बार लड़े और मरे। नेपोलियन हार गया। सूरज ढल गया। चैप्टर 11, सेंट हेलिना, द केज। इस बार अंग्रेजों ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने नेपोलियन को दुनिया के सबसे आइसोलेटेड आइलैंड सेंट हेलिना पर भेजा। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक चट्टान। वहां 2000 सोल्जर्स और 2 शिप्स 24 आवर्स उस पर नजर रखते थे। एक आदमी के लिए इतना डर। नेपोलियन वहां 6 साल रहा। वो वहां गार्डनिंग करता था, अपनी मेमोइर्स लिखता था। वो अक्सर समुद्र की तरफ देखता और सोचता। 5 मई 1821, 50 साल की उम्र में नेपोलियन की डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं उसे आर्सेनिक देकर मारा गया। उसके आखिरी शब्द थे, फ्रांस, द आर्मी, हेड ऑफ द आर्मी, जोसेफिन। चैप्टर 12, कंक्लूजन, द मैन ऑफ डेस्टिनी। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी हमें क्या सिखाती है? नंबर 1, टैलेंट ओवर बर्थ। नेपोलियन ने दुनिया को बताया कि राजा बनने के लिए राजा का बेटा होना जरूरी नहीं है, काबिलियत सब कुछ है। नंबर 2, स्पीड एंड सरप्राइज। उसने कभी वो नहीं किया जो दुश्मन एक्सपेक्ट करता था। स्पेस वी कैन रिकवर, टाइम नेवर। नंबर 3, द डेंजर ऑफ एम्बिशन। जिस एम्बिशन ने उसे एम्परर बनाया, उसी ने उसे रशिया में बर्बाद कर दिया। उसे पता नहीं था कि रुकना कहाँ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नेपोलियन ने हमें संभव यानी पॉसिबिलिटी दिखाई। एक छोटा सा लड़का जिसे लोग मजाक में लिटिल कॉर्पोरल कहते थे, उसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। आज जब हम ग्रेटनेस की बात करते हैं तो हम नेपोलियन की बात करते हैं। उसने कहा था, डेथ इज नथिंग बट टू लिव डिफीटेड एंड इनग्लोरियस इज टू डाई डेली। मतलब मौत कुछ नहीं है, लेकिन हार कर जीना रोज मरने जैसा है। अपने अंदर के एम्परर को जगाइए, अपनी आल्प्स को क्रॉस कीजिए और अपना ताज खुद पहनिए। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।